हम फिर से फिज़िक्स में अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम फिज़िक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। और हीट को हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा और टेम्परेचर को बोलते हैं हम ताप। तो आइए शुरू करते हैं हीट और टेम्परेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से ही कहीं ना कहीं डिफाइन होगी हीट। तो आइए देखते हैं क्या होता है टेम्परेचर या ताप। अगर कोई नॉर्मल भाषा में आपसे पूछे कि टेम्परेचर ताप क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी भी वस्तु का अगर वो गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी भी वस्तु अगर वो ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर क्या है कि किसी भी वस्तु का गर्मपन और ठंडापन बताना ही क्या है, टेम्परेचर है। ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है किसी वस्तु का टेम्परेचर क्या है, उसकी हॉटनेस गर्मपन या ठंडेपन कोल्डनेस का मापक होता है। टेम्परेचर ये है उसके हिसाब से नॉर्मली। लेकिन अगर मैं एक साइंटिफिक और एक अच्छी डेफिनेशन की बात करूँ, उस केस में टेम्परेचर क्या है, आइए वो समझते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और आपको पता है चाहे ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई सा भी माध्यम हो ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट में अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सॉलिड में कम मूव करते हैं, लिक्विड में ज़्यादा मूव करते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा मूव करते हैं फ्रीली। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस वाइब्रेशन, हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों जितने भी हैं, वो वाइब्रेट करता रहता है, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो हर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन करने की वजह से क्या होती है, हर ऑब्जेक्ट के हर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है कि जब एक वस्तु चलती है, लगातार मूव करती रहती है, फ्लो में रहती है, तो उस फ्लो के कारण उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, और वही एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी जो बढ़ती चली जाती है, वही होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी अणु हैं, पार्टिकल हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उस मूवमेंट की वजह से उन सबके अंदर ऊर्जा आ गई है, और वो ऊर्जा कौन सी है जो आ रही है उनके अंदर, वो है गतिज ऊर्जा। हर पार्टिकल के अंदर गतिज ऊर्जा आ गई है ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अब मैं इस गतिज ऊर्जा, हर पार्टिकल की गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी, तो मैं क्या करूँगी, पूरे ऑब्जेक्ट की एक औसतम गतिज ऊर्जा मान लूँगी। सपोज इस पार्टिकल की ऊर्जा, एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने मान ली 50 है, इसकी पार्टिकल की 60 है, 70, तो मतलब मैंने एक औसतम गतिज ऊर्जा मान ली सब पार्टिकल के अंदर जो है, सपोज 50 है। तो वो जो औसतम गतिज ऊर्जा मैंने मानी है, वही क्या है दोस्तों, टेम्परेचर है। समझ में आया, साइंटिफिक डेफिनेशन से आप टेम्परेचर क्या कहेंगे, किसी भी पदार्थ मतलब मैटर के अणुओं, पार्टिकल, हर मैटर के अंदर पार्टिकल, मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल की औसतम गतिज ऊर्जा, मूवमेंट के कारण जो गतिज ऊर्जा आ रही है, उसकी एवरेज गतिज ऊर्जा उस पूरे पदार्थ की, वही क्या कहलाती है, आपकी टेम्परेचर कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ मैटर, टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ टेम्परेचर बहुत ही आसानी से, नॉर्मल भाषा में हॉटनेस और कोल्डनेस, और वैसे क्या है, किसी भी पार्टिकल की औसतम काइनेटिक एनर्जी ही उस ऑब्जेक्ट का या उस जगह का टेम्परेचर बताती है। ठीक है, अब संपूर्ण पदार्थ की, ये तो औसतम गतिज ऊर्जा मैंने मान ली, लेकिन अगर मुझे संपूर्ण पदार्थ की, उस पूरे पदार्थ की ऊर्जा पता करनी हो, हर पार्टिकल की टोटल गतिज ऊर्जा पता करनी है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी कहलाती है। थर्मल एनर्जी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, पूरी संपूर्ण गतिज ऊर्जा उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी टोटल ऊर्जा है, वो पार्टिकल के वाइब्रेट करने की वजह से वो क्या है, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है। अब टेम्परेचर ही बताएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होगा। ये चीज़ भी कौन बताता है, टेम्परेचर। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर होगी, जो थर्मल एनर्जी है, उसमें ऊर्जा है, उसका ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर। ठीक है, ज़्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो टेम्परेचर ही तो बता रहा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है कम टेम्परेचर में। तो ताप जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी के प्रवाह मतलब ट्रांसफ़र की दिशा
फ्लो की दिशा निश्चित करता है। ये चीज़ भी कौन निश्चित करती है? टेम्परेचर। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण ट्रांसफर होती है उसे भी ताप कहते हैं। ऊर्जा का ट्रांसफर ताप नहीं है, जिस कारण से ट्रांसफर हो रही है, मतलब और कारण क्या है ऊर्जा का ट्रांसफर होने का? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो टेम्परेचर ही बताता है कि कौन से ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर होगी। और ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है। इस चीज़ को समझते हैं। आपके हाथ में, ये सपोज आपका हाथ है और इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस है, और इस हाथ में आपके बर्फ़ रखी है जिसका टेम्परेचर मैंने मान लिया 10 डिग्री है। तो अब होता क्या है, जैसे ही आपके हाथ में बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये यहीं पे थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है। वो भी किस वजह से? एक का टेम्परेचर 20 है और एक का टेम्परेचर 10 है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ तो पिघल रही है, बर्फ़ गर्म हो रही है, और जो आपका हाथ है वो ठंडा होने लगता है। तो आपके हाथ का टेम्परेचर तो गिरने लगा और बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। क्यों हो रहा है? थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। एक का टेम्परेचर 20 है और एक का टेम्परेचर 10 है। अब हो कैसे रहा है कि जो आपके अंदर, हाथ के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ पर फ्रीज हैं तो कम वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा वाले वाइब्रेट क्या होते हैं, जब जैसे ही बर्फ़ के संपर्क में आते हैं तो इसके जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल थे वो इनसे टकराते हैं। और ये जब मॉलिक्यूल इनसे टकराएंगे, हाथ के मॉलिक्यूल बर्फ़ के मॉलिक्यूल से, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे अपने हाथ की, ज़्यादा टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर देंगे लो वाले टेम्परेचर में, और बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। और बर्फ़ का जो लो टेम्परेचर है वो आपके हाथ में फील होने लगता है और इसलिए आपको हाथ में ठंडक महसूस हो रही है। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर आपको अच्छे से हो गई होगी, आप कभी नहीं बोलेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है यही क्या है? हीट। यह क्या है? ऊष्मा, हीट है। जिसके कारण हो रहा है वो तो टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन जो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है यही क्या है? आपकी हीट है। हीट क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। ऊष्मा, हीट, ऊर्जा का एक रूप है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापमान डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ट्रांसफ़र होता है। अगर पूछे हीट क्या है तो ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है वही क्या है? आपकी हीट है। स्थानांतरण के समय की ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। तो ट्रांसफ़र के समय की ही एनर्जी जो है वो क्या है? आपकी ऊष्मा है। क्लियर हो गया क्या है टेम्परेचर और ऊष्मा? आई होप बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा क्या है टेम्परेचर और क्या है हीट, और दोनों का डिफरेंस भी क्या है। अब टेम्परेचर को नापा जाता है किससे? थर्मामीटर से। यही बात यहाँ पर लिखी है। हीट का मात्रक, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में इसका मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। ठीक है। अब देखिए एसआई मात्रक इसका जूल क्यों होता है? क्योंकि जो कार्य है वो कहीं ना कहीं किसका रेशो है? जो कार्य है वो एनर्जी का, जो आपकी ऊष्मा हीट है उसका रेशो है। कैसे? देखिए दोस्तों, अगर मैं सपोज आपके हाथ में बर्फ़ है, एक दूसरे हाथ में भी बर्फ़ है, दोनों हाथ में बर्फ़ है तो नॉर्मली वो पिघलना शुरू कर देगी। अगर मुझे उस बर्फ़ को, जो आपके दोनों हाथ में बर्फ़ है, उसको जल्दी से पिघालना है तो मैं क्या करूँगी? उन दोनों बर्फ़ को आपस में रब्ड करना शुरू कर दूँगी, रगड़ना शुरू कर दूँगी। और उन बर्फ़ को रब्ड करने से मैंने कुछ हैंड से कार्य किया, और उस कार्य करने से आप देखेंगे एक चीज़ कि बर्फ़ जो नॉर्मली हैंड से वैसे पिघल रही थी वो उससे ज़्यादा पिघलने लगेगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे हैंड के। उन मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन, ज़्यादा वाइब्रेशन से ज़्यादा गतिज ऊर्जा हुई, ज़्यादा गतिज ऊर्जा से टेम्परेचर का औसतम टेम्परेचर बढ़ गया, और औसतम टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा छोटे टेम्परेचर में, और वो जल्दी से पिघलना शुरू हो जाएगी। तो कार्य पर निर्भर कर रही है आपकी क्या? ऊष्मा, हीट जो है वो कहीं ना कहीं कार्य पर भी निर्भर करती है। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ज़्यादा ऊष्मा होगी। तो कार्य के रेशो में होती है क्या?
ऊष्मा। और इन दोनों को, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कार्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊष्मा, तो एक इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नियतांक, एक कांस्टेंट लिया जाता है कार्य का, वो क्या होता है, जूल। ठीक है, तो वही है आपका, यहाँ से आपका ऊष्मा का SI मात्रक है जूल। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं तथा इसे जूल से सूचित करते हैं। यदि W कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा Q हो, अगर मैं W कार्य कर रही हूँ, उससे कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसकी मात्रा अगर Q है तो W/Q बराबर किसके होगा, W/Q बराबर होगा किसके, जूल के। क्लियर हुआ। यहाँ से जूल का जो मान है, जूल का मान भी बता रखा है। जूल का मान होता है 4186 जूल पर किलो कैलोरी। किलो हटा दिया तो 1000 का पॉइंट आ गया, 4.186 जूल पर कैलोरी या 4.186 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी। ये जूल का मान है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि यदि अगर मैं 4186 जूल का कार्य करती हूँ तो जो उससे उत्पन्न ऊष्मा होगी वो कितनी होगी, 1 किलो कैलोरी होगी। याद रखिएगा जूल का मात्रक क्या है, वो जूल का मात्रक है 4186, और अगर मैं 4186 जूल का कार्य करती हूँ तो उससे जो ऊष्मा, उससे जो हीट उत्पन्न होगी वो 1 किलो कैलोरी होगी। अब बात करें कैलोरी क्या है। कैलोरी क्या है कि 1 ग्राम जल, 1 ग्राम वाटर लेने का पर 1 ग्राम वाटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट, ऊष्मा की मात्रा को ही कैलोरी कहते हैं। मतलब अगर मुझे 1 ग्राम जल को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे उसमें कुछ हीट देनी पड़ेगी, और जो वो उस वक्त में जो हीट या जो ऊष्मा दूंगी वही क्या है, आपकी कैलोरी है। और 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। एक चीज़ और है कि जूल के ऊष्मा, हीट का मात्रक क्या क्या है, तो हीट के मात्रक एक तो जूल है, एक कैलोरी है और 1 किलो कैलोरी भी जूल का हीट का मात्रक होता है। एक चीज़ और है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या है कि 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा क्या है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर 1 पौंड जल का ताप मुझे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना हो, इस बार सेल्सियस से नहीं फ़ारेनहाइट से बढ़ाना हो, तो उसके लिए मैं जितनी हीट, ऊष्मा दूंगी वही क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती हैं। अब हम लास्ट चीज़ देखेंगे कि टेम्परेचर किन किन स्केलों में मेज़र करा जाता है। टेम्परेचर नॉर्मली अभी देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्केल्स के थ्रू टेम्परेचर मेज़र करा जाता है। बेसिकली 3 स्केल्स हम देखेंगे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। देखिए फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में और केल्विन में 3 चीज़ें, तीनों में एक चीज़ होगी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी, मान लेते हैं नॉर्मली, जमने लगेगा, और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी उबलने लगेगा या मेल्ट होने लगेगा। तीनों का अलग अलग होता है, तरीका एक ही है लेकिन मेजर्स अलग अलग हैं। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में आती है। फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको 32 याद है तो आप 212 याद रख सकते हैं। 2 को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। 3 क्या होता है, 1 + 2, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट और 32 डिग्री पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट। सेल्सियस के केस में 0 डिग्री पर फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट, और हमारे यहाँ पर सेल्सियस ही यूज़ होता है। केल्विन के केस में फ्रीजिंग पॉइंट 273 भी बोल देते हैं या 273.15 केल्विन या 373.15 कैलोरी। 100 इसमें जोड़ दिया, बीच में इसमें 100 का डिफरेंस होता है
सेल्सियस में भी 100 का डिफरेंस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 180 डिग्री का डिफरेंस, 180 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 273 से 100 ऐड कर दिया तो 373 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो तीनों के बॉइलिंग पॉइंट देख लिए। अब देखिए कि बॉयल होने की कोई लिमिट नहीं है, बॉयल कितनी डिग्री तक बॉयल हो सकता है ये नहीं पता, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा और फ्रीज नहीं होगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में वो दोनों ही सेम होती है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस पर। मैक्सिमम इससे ज़्यादा और पानी का टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा। ये लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है। और एक क्वेश्चन और ये और आ जाता है कि कब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो समान होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों समान होते हैं। और इसमें जो न्यूनतम फ्रीजिंग पॉइंट है इसके केस में 233.15 केल्विन होगा। ये तीनों क्लियर हुई। देखिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि पारा का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। पारा का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बहुत सिंपल है, आपको मुझे बताना है माइनस में होता है, कितना होता है वो आप कमेंट में बताएंगे। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ये फ़ारेनहाइट के थ्रू हम सेल्सियस निकाल सकते हैं, सेल्सियस के थ्रू फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। अगर हमें सेल्सियस दे रखा है तो हम केल्विन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर 273 है। अगर मैं ये कहूँ मुझे 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसको केल्विन में करना है, तो इस 273 में अगर मैं ये 30 जोड़ दूंगी तो मुझे केल्विन पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे सेल्सियस पता करना है केल्विन से तो केल्विन -273.15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालने के भी फॉर्मूले हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये पूरी चीज़ थी आपकी यहाँ पर हीट और टेम्परेचर से। आई होप पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।